सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड शिक्षा विभाग महाराष्ट्राचे महासचिव डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर यांनी नुकताच काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. सर्वात आधी तर आपण त्यांना शुभेच्छा देऊयात. माझा पहिला प्रश्न सर, आपण काँग्रेस पक्षच का निवडला आणि पक्षप्रवेशाची आपणास गरज का वाटली? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि नव क्रांति चैनल का कि उन्होंने मुझे बातचीत करने का समय दिया है. जैसे आपने कहा कि मैंने कांग्रेस में क्यों मैंने प्रवेश किया, तो इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस जो है एक अहम बड़ी पार्टी रही है और जिसकी विचारधारा जो है वो संविधान पे विश्वास रखती है. और इस देश की जो विचारधारा है वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर ज्योतिराव फुले हो, शाहू महाराज हो, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हो, माँ जिजाऊ हो, माँ सावित्रीबाई फुले हो, माँ फातिमा शेख हो, और जो इस देश के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हैं, गाडगे महाराज हैं, और इस देश के ख्वाजा गरीब नवाज हैं. उसके साथ साथ जो देश के सूफी संत रहे हैं और जो इस देश के वली अल्लाह रहे हैं, जिन्होंने इस देश में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है और जो समता न्याय की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं, इस विचारधारा पे कांग्रेस विश्वास रखती है. इसलिए दूसरी विचारधाराओं के मुकाबले में मैंने ये समझा कि ये बेहतर है, ये समय भी बेहतर है, इसलिए कि देश आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है. ये देश का लोकतंत्र, हमें लगता है कि देश का संविधान जो है वो कुछ खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये जो 10 साल रहे उसमें जो रवैया उन्होंने अपनाया था वो तानाशाही का रवैया था. और इस देश के जो सेकुलर स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, जो उसको एक पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की, न्याय को, जस्टिस को, समता को, इक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की. तो ऐसे समय में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता था कि हमें खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपना भी जो एक एक्टिव रोल जो है ऐसे समय जो है प्ले किया जाए और कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा जाए. तो उसमें बेहतर पार्टी जो मैंने चुनी वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका देश के निर्माण में है, देश की आज़ादी में है और भविष्य में भी जो है एक बेहतरीन भूमिका होगी. और अब जबकि राहुल गांधी जी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की कि जो लोग जिस संख्या में रहते हैं, बसते हैं इस देश के अंदर, उनकी हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक संगठन में हो, चाहे फिर वो हाउसेस में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो या असेंबलीज में हो, उन लोगों की हिस्सेदारी ज़रूरी है. तो ये बात भी जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी. तो इसीलिए जो है मैंने ये फैसला किया अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल होना. आपल्या मते विकासाचा काय अर्थ है? जो विकास का हम मॉडल देख रहे हैं और जो एक झूठे विकास की चर्चा की जाती है इस देश के अंदर कि सबका साथ सबका विकास, ये बात की जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि विकास जो है चंद उद्योगपतियों का विकास हो रहा है. तो इस विकास का मॉडल जो है इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लाया है कि जिसने जितना चंदा दिया उसको उतना धंधा किया गया. तो उन्हीं उद्योगपतियों का विकास हुआ और देश के जो तमाम देश की जो जनता है वो पीछे चली जाती रही. हमारे विकास का मॉडल हम जो जानते हैं वो हमारा संविधान है. संविधान सबको बराबर की जो है राइट्स देता है, अधिकार देता है. वो सॉवरेन है, वो सेक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक है, वो सोशल है. तो ये जो प्रियम्बल है संविधान का, ये विकास का हमें जस्टिस जो है, इक्वालिटी देता है, जस्टिस देता है सबके लिए, फ्रीडम देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है. तो विकास का मॉडल अगर आपको देखना है तो वो बेहतरीन विकास का जो मॉडल होता है, आपको उस देश की शिक्षा का स्तर देखा जाता है. विकास के मॉडल में स्वास्थ्य का क्या स्तर है आपके देश में वो देखा जाता है, और रोजगार का स्तर क्या है वो देखा जाता है. इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है विकास का मॉडल होता है कि शिक्षा आपकी कैसी है, क्या शिक्षा बहुत महंगी है या शिक्षा सस्ती है, सरकार उसकी कितनी जिम्मेदारी रहती है. राइट टू एजुकेशन कहती है सरकार, लेकिन शिक्षा लेना देश के अंदर जब एक मुसीबत बन जाए, एक महंगा बन जाए और आम आदमी गरीबों के लिए शिक्षा लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए, तो ये विकास का फेल मॉडल है. उसके साथ साथ स्वास्थ्य को हम जो बोलते हैं दूसरा मॉडल, अगर आपको चेक करना है किसी भी राज्य में या देश में कि स्वास्थ्य का जो स्तर है उसका वो क्या है,
तो जब हम देखते हैं ये चीज़ें, तो स्वास्थ्य के स्तर पे जब हम देखते हैं कि सरकारी तौर पे सरकार जो है किस तरह से इस देश की जनता को जो है स्वास्थ्य की जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देती है, तो अगर वो फैसिलिटीज़ सरकारी दवाखाने बेहतर है, वहाँ उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा रही है और कम से कम कीमत में जो है लोगों को इलाज मिल जा रहा हो, या जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती है वो मिल रही हो, तो आप स्वास्थ्य का स्तर बेहतर समझते हैं। उसके अलावा रोजगार का स्तर क्या है, आप हर साल जो है कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो ये मॉडल, जितना बेरोजगारी, जितने युवा रोजगार से लगे रहेंगे और बेहतर इकोनॉमी जो है घर चलाने के लिए सुविधाएं बेहतर से बेहतर होगी, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको हम विकास के मॉडल के रूप में देखते हैं। आपल्या मते चुनावी मुद्दे कोणते असायला पाहिजेत आणि आपले मुद्दे काय आहेत? देखिए, इस देश में जो मुद्दे होनी चाहिए सबसे पहला, और इस सरकार के खिलाफ में जो मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जब आई थी 10 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे कि महंगाई को कम करेंगे, हाँ, सबके लिए सबका साथ सबका विकास करेंगे, किसानों के मुद्दे सॉल्व करेंगे, महिला सुरक्षा के ऊपर इन्होंने जो है इलेक्शन जीता था। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं देश के अंदर, शिक्षा है उसको लेकर बात हुई थी। तो देश के अंदर भी जो है मुद्दे यही होना चाहिए कि जिस चीज़ का जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वादा किया था, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। जितनी भी जो बातें की थी उन्होंने, चाहे फिर वो ब्लैक मनी को लेकर हो, वो पूरे के पूरे जो है करप्शन की बात हो, वो पूरे के पूरे मुद्दे जो है इनके झूठे साबित हुए और 10 साल में पूरी तरह से जो है ये इन मुद्दों को टैकल नहीं कर पाए, बुरी तरह से जो है इनकी सरकार फेल हुई है। तो सबसे पहले जो मुद्दा है वो मुद्दा होना चाहिए महंगाई का। अगर महंगाई से पहले भी अगर मैं इस बात को, जो बात मैंने शुरू में कही थी, वो सबसे अहम मुद्दा इस देश के लिए, इस जिस मोड़ पे देश खड़ा है उस मोड़ पे जो है पहला मुद्दा सबसे पहले है वो देश का संविधान। देश का संविधान जो कि एक इस देश को एक प्रेम, भाईचारा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट जिस बंधन के साथ बांध के रखता है, और इस देश को बनाने के लिए हमारे देश के वीरों ने जो कुर्बानियां दी थी, जो स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी थी, उन कुर्बानी को बचाने का वक्त है। और जिन लोगों ने इस देश का भविष्य देखा था, जो थिंकर्स बैठे थे, जिन्होंने इस देश का बेहतरीन दुनिया का संविधान बनाया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका थी, तो वो संविधान आज ऐसा लगता है जो खतरे में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा इस देश के अंदर जो होना चाहिए कि क्या ये देश बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा। संविधान क्योंकि गारंटी है, गारंटी मोदी की नहीं है, संविधान गारंटी है समता की, इक्वलिटी की, अभिव्यक्ति की, आज़ादी की, तमाम लोगों के सबके साथ की, सबके विकास की संविधान गारंटी देता है। अगर ये संविधान रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र रहेगा। अदरवाइज जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है वो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, अनडिक्लेयर्ड हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी की तरफ, या हम कह सकते हैं कि तानाशाही की तरफ ये सरकार जा चुकी है। जिस तरह से उसने न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप किया, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप किया, जिस तरह से वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन डिपार्टमेंट्स को, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है उसका जिस तरह से बेजा इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने लिए, और ये बात जो है चंदा और धंधा, सुप्रीम कोर्ट के इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला था, उसमें ये बात बिल्कुल साफ तौर से साबित हो गई कि ये सरकार जो है इतनी करप्टेड सरकार है कि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है कभी कोई सरकार इतनी करप्टेड नहीं होगी, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे में ये बात बहुत साफ तौर से जो है स्पष्ट हो चुकी है। संविधान का बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इस देश के अंदर जो है वो है महंगाई, कि जो बात सरकार ने कही थी उस बात में 10 साल में ये देश देखिए आप कहां से कहां जा चुका है, और महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन इनके नेताओं के मुंह से जो है एक शब्द नहीं निकलता, और ना ही महंगाई को कंट्रोल करने के इनके पास कोई साधन दिखाई देते हैं। क्यों? कि जब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं, उद्योगपतियों के हाथ में हमने दे चुके, तो पूरी की पूरी उनकी मनमानी के हिसाब से जो है देश की इकोनॉमी चल रही है, और आम जनता की इनको फिक्र नहीं है। पेट्रोल को 70 रुपए होते होते 70 साल लगे होंगे कांग्रेस के दौर में, लेकिन उन्होंने 10 साल में जो है उसकी कीमत 105 रुपए तक पहुंचा दी है। तो आप इससे अंदाजा लगते हैं 55 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्ज था,
लेकिन इन्होंने 10 साल में इन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे, वहां से स्विस बैंक से जो है ब्लैक मनी लेकर आएंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना भी ब्लैक मनी आया वो इन्हीं के खातों में गया। उसके साथ साथ जो 55 लाख करोड़ का जो कर्ज था देश के ऊपर, वो अब लगभग 200 लाख करोड़ के करीब जा चुका है। तो आप विकास की बात करते हैं और जो है देश जो है कर्ज में डूब रहा है, हर पैदा होने वाला बच्चा जो है लाखों के कर्ज में डूबा हुआ है। ये अहम मुद्दा एक महंगाई का होना चाहिए, इस इलेक्शन में होगा और जनता इसको अच्छी तरह समझ रही है। उसके साथ साथ जो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, महिलाओं को सम्मान आदर और सम्मान देने की बात करते थे, लेकिन जो घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई है, हम महामहिम राष्ट्रपति को देखते हैं कि जब नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो है उन्हें उसका जो है न्योता नहीं दिया गया। उसके साथ साथ अभी एक और हादसा हुआ, जब ये हमारे प्रधानमंत्री जो है आडवाणी जी के पास पहुंचे थे उन्हें अवार्ड देने के लिए, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी साथ में थी। लेकिन अगर आप सारे देश ने ये तस्वीरें देखी हैं कि प्रधानमंत्री आडवाणी जी के बाजू बैठे हुए हैं और जो हमारी राष्ट्रपति जो है वो जो है खड़ी है, तो ये महिलाओं का सम्मान और आदर ये राष्ट्रपति के लिए, इनके लिए। तो ये जो बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें ये पूरी तरह फेल है। देश के अंदर इतने हादसे हुए हैं महिलाओं को लेकर और क्राइम का जो रेशियो है महिलाओं के प्रति ये बढ़ता जा रहा है। आपने इसमें देखा होगा कि बलात्कार की जो घटनाएं, आरोपी जो थे गुजरात के, उनको भी जो है इन्होंने वहां से किसी भी तरह से छोड़ने में उन्हें जो है कोई कमी बाकी नहीं रखी थी कि उन्हें जो है सजाओं उनकी कम करके उन्हें छुड़ाने में इन्होंने मदद की थी। लेकिन ये तो माननीय अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वापस उन्हें जो है रेप यानी हीनियस क्राइम करने वालों को वापस जो है जेल में भिजाया। उसके साथ साथ हमने देखा कि मणिपुर कितने 1 साल से लगभग जल रहा है, किस तरह से हमारी माँ बहनों के साथ जो है नग्न करके उन्हें उनकी परेड कराई गई, लेकिन ये सरकार आज तक जो है उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई, बल्कि इस तरह के समाचारों को दबाने की कितनी कोशिशें की गई हो, लेकिन ये जो है महिलाओं के प्रति इंसाफ नहीं कर पाई है। महिला आरक्षण की बात करते थे, महिला आरक्षण पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। उसके साथ साथ जो महिलाओं को सबसे ज्यादा घर संभालना पड़ता है, तो घर में जो तकलीफें हैं, जो महंगाई की जो तकलीफ है, वो महिलाएं देश की जानती है कि कितनी जो है वो परेशान है इस महंगाई की वजह से, इस बेरोजगारी की वजह से। तो महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है। शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि शिक्षा जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है। आप मुझे बताइए कि जो फीस कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, आज वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जो शिक्षा के संस्थान है सरकारी, ये तमाम संस्थानों को बंद करने पर तुले हुए हैं और ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्राइवेट हाथों में जो है, उद्योगपतियों के हाथों में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शिक्षा माफिया के हाथों में जो है ये शिक्षा को सौंप रहे हैं, जिसमें आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है शिक्षा हासिल नहीं कर सकता और ये चाहते हैं कि लोग जो है शिक्षा से दूर रहे। तो शिक्षा का एक अहम मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा ही नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा। उसके साथ साथ फिर रोजगार पे आप देखेंगे कि चाहे हम अगर आर्मी की भर्ती की बात करें, 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने बीच में जो है अग्निवीर की जो है एक नई आर्मी भर्ती की जो है स्कीम ले आए और वो जो 1.5 लाख जो भर्ती होना था, अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिलना था, वो तमाम एग्जाम पास कर चुके थे, लेकिन सरकार ने जो है उसे कैंसिल कर दिया और अग्निवीर की एक ऐसी अनहोनी इन्होंने भर्ती ले आए जिसमें सिर्फ 4 साल की गारंटी उसमें दी जाती है कि 4 साल के बाद जो है वो बच्चे जो हमारी देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अपनी जानें कुर्बान करेंगे, उन लोगों को सिर्फ 4 साल की गारंटी दी जाती है कि उसके बाद उनकी नौकरी बाकी नहीं रहेगी। उसमें से 25% शायद वो बाकी रख ले, उसमें से तय करेंगे, लेकिन 75% जो बच्चे आर्मी की भर्ती से वो बाहर हो जाएंगे। तो आप अंदाज लगाइए कि ये इस तरह की स्कीमें लाना चाहते हैं और रोजगार किस तरह से छीन रहा है। नोटबंदी हो, चाहे फिर कोविड का दौर हो, तमाम जो दो छोटे बड़े जो है वो किस तरह से तबाह हो गए और लोग जो है बेरोजगार हो गए। इसलिए आपको जो जहाँ सरकारी स्कीमें बढ़ती है वहाँ आपको आम जनता की जो भीड़ लगाई देगी, राशन की दुकानों में भीड़ दिखाई देगी। वो वजह इसलिए कि लोग बेरोजगार हो गए, उनके खाने पीने के जो है वो मोहताज हो चुके हैं, उनकी आय जो है बंद हो चुकी है। और छोटे छोटे रोजगार, बड़े बड़े लोगों को तो इन्होंने धंधे दिए,
चंदे जिन्होंने दिए उनको धंधा दिए, लेकिन छोटे मोटे रोजगार करने वाले दुकानदार ये वो तमाम के तमाम जो है तबाह हो गए और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए लोग जो है किसी भी तरह से अपने फुटपाथ पे काम करके जो है बड़ी मुश्किल के साथ फुटपाथ पे भी काम करके ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इस तरह के कुछ पकौड़े बेचकर, ये तमाम बेचकर जो अपनी रोजगार कैसे भी हासिल कर रहे हैं। तो युवा जो है बेरोजगार हो गए। उसके साथ साथ जिस तरह से सरकारी भर्तियों में जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के जाना था और ये परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां इनकी सत्ता है वहां पे भी जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये चाहते नहीं कि बच्चे जो है पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ के सरकारी नौकरियों में आए, इसलिए जो परीक्षा है वो डिले होती जा रही है। तो लोग परेशान होकर किसी भी तरह से अपना रोजगार चला रहे हैं, फुटपाथ पे रोजी रोटी कमा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो है उनके घर चल रहे हैं। और ये इस तरह से रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार बुरी तरह फेल है। मोदीजी म्हणतात काँग्रेसने 70 वर्षात काहीच केले नाही, यावर आपले मत काय? मोदी जी जो बात कहते हैं कि वो तो जो भी देश में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो सीधा सीधा जो है पंडित नेहरू जी के ऊपर रख देते हैं, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे अगर आप शिक्षा की बात करें, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और वो भी कम फीस में, बहुत कम फीस में जो है बच्चे मेरिट में जो बच्चे होते थे वो वहाँ पर विद्यार्थी वो डॉक्टर बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे। उसके साथ साथ दूसरी शिक्षाएं भी जो ली जाती थी वो बहुत कम फीस में, जो जिन्होंने कांग्रेस के दौर में शिक्षाएं ली वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होते थे तो उन्हें भी शिक्षा मिलती थी, और जो लोग आरक्षित उसमें आते थे, आरक्षण का जिनको लाभ मिलता था उन्हें भी बेहतर शिक्षा मिलती थी। तो तमाम लोगों को सबको साथ लेकर जो है कांग्रेस चलती थी और शिक्षा जो है बहुत सस्ती थी। लेकिन इनके दौर में जो है शिक्षा महंगी होती गई। उसके साथ आप देखिए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर हमारे ट्रेन है, जो सबके देश की सबसे बड़ी जो दुनिया के अंदर ट्रेन का जो सिस्टम है हमारा चलता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा सिस्टम है, ये कांग्रेस के दौर में डेवलप हुआ। आप प्लेन को देख लीजिए, या फिर जो तरक्की हमने की, चांद पे हम गए, तो ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी को ले लीजिए आप, ये चाहे वो एटॉमिक सेंटर्स हो, ये सब हमारे न्यूक्लियर ताकत बना देश पूरी दुनिया के अंदर, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। लेकिन जितनी मोदी सरकार के वक्त में ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। आज जो जमीनें बेच रहे हैं ये गुजरात में बोलिए या देश में बोलिए, अडानी, अंबानी, इनको कितने कम कौड़ी के मोल में इन्होंने जो है जमीनें बेची है, और तमाम उद्योगपतियों को जो है इन्होंने जो है इस तरह की छूट दी है कि इनके लोन को जो है, कर्जों को इन्होंने माफ किया है। और जो देश की संपत्ति है, चाहे फिर वो दूरदर्शन की हो, BSNL की हो, या जितनी संपत्तियां, चाहे रेल की हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ऐसी कौड़ियों के मोल में जो है उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। तो इनसे सवाल ये पूछा जाए कि क्या ये इन्होंने बनाया था? ये तमाम संपत्ति जो सरकार हमारी जो चलती है, देश जो चलता था, क्या इन्होंने बनाया था? इनका तो आज़ादी, देश की आज़ादी हासिल करने में भी इनकी कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका इनकी देश की आज़ादी में नहीं थी। तो ये इन्हें अधिकार ही नहीं है इस सवाल को उठाने का कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या की। जो कुछ भी आप बेच रहे हो देश की संपत्ति, वो कांग्रेस की ही बनाई हुई थी। आपने बेचने के अलावा कुछ काम नहीं किया।